जाहिद महमूद साहब, आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ में सर्व करते रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो ख़ास तौर पर। मुझे ये बताइए कि एक बयानिया है कि बलूचिस्तान में क्योंकि एहसास महरूमी है, वहाँ पर बलूचों को मौक़े नहीं मिलते, लिहाजा उसकी वजह से कोई इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई है। अब ज़ाहिर है कि इंडिया जिस तरीके से हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान मुलव्वस है, हमारे पास कौन से ऐसे एक्शनेबल एविडेंस मौजूद हैं, हमें डॉसियर्स का इल्म है, ये ज़रा हमें समझाएं कि क्या वाकई ये जो इंसर्जेंसी है या ये जो इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है, इसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है या बाकायदा बाय डिज़ाइन यहाँ पर इंटरनेशनल पावर्स ने, खुसूसन रॉ ने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेनिंग से लेकर अफ़गानिस्तान को टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने से लेकर जो जदीद तरीन असलहा उनके पास मौजूद है, वो ज़ाहिर है कि एहसास महरूमी से तो नहीं ख़रीदा जा सकता। उसके लिए कौन है जो फाइनेंसर है इस सारे मामले का जो बलूचिस्तान में हम होता हुआ देख रहे हैं? जी ईसा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा रजा अरुण साहब को और शाहिद खटक भाई को बहुत सलाम जी। देखिए, पाकिस्तान और खासतौर पे बलूचिस्तान, ईसा साहब, देयर इज नो डाउट कि बलूचिस्तान के मल्टीपल इश्यूज हैं जी। ये मैं कहूँ कि एक रीजन है, इट इज नॉट, पूरा एक हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली। एंड लेट मी कन्फेस कि हमारी सारों की अकोमोडेटिव मिस्टेक्स हैं जी, जो आज हम बलूचिस्तान को यहाँ पर ले आए हैं। और शुरू से लेकर अभी तक बलूचिस्तान बनता है 1971 में, 71 72 में। तो जो पहला शुरू के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है वहाँ के, उसमें तकरीबन 2500 के करीब टीचर्स जो हैं वो निकाल दिए जाते हैं जी। वहाँ से निकाल दिए जाते हैं जो पंजाब के हैं या कहीं और इलाकों से हैं, ताकि उसको जो एंग्लो एप्लीकेशन देख ले, जो हिस्ट्री देख ले, बफर जोन के तौर पे जो बलूचिस्तान को रखा जाता है। तो हमारे जो लोग वहाँ पे जो भी हैं, लोकल्स हैं, बाद में उसको सरदार्स हैं या जो भी सिस्टम था, वो भी उसको एक हद से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। वो उनकी मिस्टेक हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रल की ये मिस्टेक हो रही है कि हम इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। रजा अरुण साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जो हिस्ट्री रही है सिंध की भी बहुत पुरानी। हम उर्दू को देखें, हमेशा पसे पुष्ट डालने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी से लैंग्वेज छीनते हैं या प्रोग्रेस छीनते हैं, तालीम छीनते हैं, तो बेसिकली आप बीज बो रहे होते हैं उनको एक सर्टन लेवल पे रखने के लिए, जो पाकिस्तान के सबसे शुरू के ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वहां से अभी अब हिस्ट्री में जाने की आप जरूरत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। बहुत मैं इसको स्टेटमेंट कैसे कहता हूँ, अकमुलेटिव मिस्टेक है, हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज बलूचिस्तान है। वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड मौजूद है एक्सट्रीमिज्म का, वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड मौजूद है इंसर्जेंसी की तरफ जाने का, वहां पे सोशो इकोनॉमिक पोलिटिकल चूंकि सही प्रोग्रेस ही नहीं कर सके, फिर मीनिंगफुल नहीं है। 16-17 सीटें नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली आती जाती रहती है। वो एक कल्चर है वहां का, पोलिटिकल कल्चर भी परवान नहीं चढ़ सका। अब इस वक्त कॉमनर्स ने प्रेशर दे दिया जी, सरदारी निजाम को भी प्रेशर दे दिया है, सोशल मूवमेंट्स भी हैं, सोशल मूवमेंट्स में कुछ जेन्युइन इश्यूज भी हैं। शुरू सोशल मूवमेंट्स होती हैं, हाईजैक हो गई हैं, डिसरप्टिव मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लिया, अब ताने बाने कहीं और मिल रहे हैं, स्ट्रिंग कहीं और मिल रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान की ये जो हालत है, इसका सबसे बड़ा रीजन पुअर गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस ऑफ बलूचिस्तान इज द मेजर कॉज जो वहां पे सिचुएशन हुई है। अच्छा, खतरनाक अच्छी बात यह है कि इट इज रिट्रीवेबल, अभी भी रिट्रीवेबल है अगर हम नियत कर लें, पॉलिटिकल ओनरशिप दें बलूचिस्तान के मसाइल को। अभी रजा भाई साहब कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, मैं माजरत के साथ, मैं मिलिट्री मैन जरूर हूं, लेकिन काइनेटिक एप्लीकेशन जरूर करनी है। हार्ड स्टेट हमने बनना है, हार्ड स्टेट के बीच में जो लीगल चीजें हैं वो भी करनी है, जो गवर्नेंस की चीजें हैं वो भी करनी है, जो सोशो पोलिटिकल चीजें हैं वो भी करनी है। अफगान रिफ्यूजीज हैं हमारे, जो भी, तो हार्ड स्टेट का एक मतलब ये नहीं सिर्फ काइनेटिक ही, लेकिन काइनेटिक में अभी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। उसकी वजह यह क्या है, पीपल लाइक द हार्ड मैन जी, सीधी सी बात है, किसी को शक नहीं है। अवाम के ज़हन में जब ये चीज ही नहीं आएगी कि ये मेरी हुकूमत, मेरी पुलिस, मेरी मिलिट्री ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी, तो वो बेचारे तो कहीं और फिर देखेंगे ना, किसी और तरफ देखेंगे। तो वी हैव टू रेज दी काइनेटिक। जनरल साहब, आपकी थ्रेट असेसमेंट क्या है? आपको ये लगता है कि जब सरहद के ऊपर सीज फायर हो गया, जो फेमस या इनफेमस डॉक्ट्रिन है अजीत डोवल का, ऑफेंसिव डिफेंस का, कि आपने दुश्मन को सरहद पे एंगेज नहीं करना, लड़ाई को उसकी सरहद के अंदर ले जाओ, उसकी फॉल्ट लाइंस पर काम करो, इस ऑपरेशन बयानुल मरसूस की कामयाबी के बाद अब जब सीज फायर हो गया है, सरहद के ऊपर गोलाबारी नहीं हो रही, तो क्या आपके ख्याल में एक हाइटेड थ्रेट मौजूद है बलूचिस्तान और केपी में? थ्रेट मौजूद नहीं है, थ्रेट की एप्लीकेशन हो चुकी है, एप्लीकेशन इज ऑन।
आप इनके जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं ना ईसा नकवी साहब, उसमें ये था कि ये 1 to 1.2 किलोमीटर कश्मीर के अंदर सरहद से अंदर आएंगे और अपनी आवाम को बताएंगे जी हमने वो रास्ते बंद कर दिए, सो कॉल्ड झूठे रास्ते जिसमें टेररिज्म होना था। उसके अलावा इन्होंने ये सिविल टारगेट्स करने थे, उनको एंगेज करना था, और ऑलरेडी जो बलूचिस्तान में इनके एलिमेंट्स बैठे हुए थे, BLA, BRA, इनकी जो स्पॉन्सर क्लाइंट्स हैं जी, स्पॉन्सर तो मेन इंडिया है, क्लाइंट्स में ये TTP शामिल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फितरा अल खवारिज शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा में जो एप्लीकेशन हो रही है वो शामिल है, BLA, BRF, और ये सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट की भी जो लीडरशिप है, दे आर इन कनेक्शन। आप पहले एविडेंस की बात करते, इंडिया इज दी कंट्री और अफगानिस्तान थोड़ा सा कि उसके सबसे ज्यादा हमारे पास एविडेंस है। कुलभूषण से बड़ा और कौन सा आपको लिविंग एविडेंस चाहिए जनाब, सर्विंग नेवल ऑफिसर, उससे बड़ा कौन सा एविडेंस है? इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, इनके लाइसेंस नंबर जो अफगानिस्तान में इनको दिए गए हैं, इनके जो रूम्स बुक होते हैं, जो इंडिया के जिन अस्पतालों में असलम अच्छू साहब वगैरह का इलाज होता रहता है, ये जाते रहते आते रहते, और इंग्रेस पाकिस्तान की तो हर जगह उसने की है जी। हम तो बहुत विक्टिम रहे हैं, अभी हम क्या माजी में जाएंगे। सही सर, अब ये कंफ्यूजन है, इंडेफिनिट सर्व करेंगे या इंडेफिनिट टाइटल रहेगा, एग्जैक्टली व्हाट डज दैट मीन, और क्या ही इज़ नाउ कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसके लीगल मामलात, और फिर कुछ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि शायद अपॉइंटमेंट जो है आगे जो होनी है वो शायद वज़ीर आज़म के इख्तियार में नहीं होगी। व्हाट डज दैट मीन, ये हुआ क्या है? जी मैं इसको शक को बिल्कुल दूर कर देता हूँ जी। इट इज एन ऑनर किया जाता है अपने मिलिट्री जनरल को। अच्छा, एजाजी ओहदा है कि एजाजी होता है। इट हैज टू डू नथिंग विद पावर। ये अपनी आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे जो उनका टेन्योर है उस वक्त तक। ये रिटायर नहीं लिखते जी, रिटायरमेंट के बाद ही विल ऑलवेज बी कॉल्ड फील्ड मार्शल सही आसिम मुनीर। ये उनका टाइटल रहेगा, उनके साथ रहेगा। वो जो मिलिट्री फंक्शंस पे कहीं जाएंगे अपना यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, अपना उसको जारी रख सकते हैं। ये ऑनर करती है अवाम ऑनर करती है अपने मिलिट्री चीफ को। और जैसे मिलिट्री चीफ थे और मिलिट्री ने वॉर के बाद अवाम का शुक्रिया अदा किया था कि उनकी सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान की मिलिट्री ये कभी भी जंग जीत नहीं सकती। ये नेशनल विक्ट्री है जी। ये ऑनर जो है ना, एक इंडिविजुअल आसिम मुनीर साहब इज वन इंडिविजुअल। दिस इज द रैंक गिवन टू पाकिस्तान जी। पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस पे जो अवाम, हुकूमत, सब लोग मिलके जिन्होंने सब डोमेन में, ऑल डोमेन्स, ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर इस पे अप्लाई हुए हैं। तो इस पे कोई पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट करने के लिए, अपनी रेटिंग शेटिंग सीधी करने के लिए, अपने प्रोग्रामों को डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ उसी तरह रहेगी। कोई इनका ये नहीं है कि ये नेवी को, यानी नए कानून के मुताबिक जिसमें 5 साल टर्म है आर्मी चीफ की, विच एक्सपायर्स इन 2027, अगर हुकूमत को एक्सटेंशन नहीं देती तो ही रिटायर्स, बट द टाइटल रिमेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक अगर उनको एक्सटेंशन नहीं होगी तो वैसे भी चले जाएंगे। वो बिल्कुल ही रिटायर्स, कोई इसी में शक शुबात नहीं होनी चाहिए। ही विल कंटिन्यू एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त वी आर इन द वॉर। तो इस डिबेट को, जो वॉर की जो विक्ट्री है, जो परफॉर्मेंस है, इसको उसी तक महदूद रखा जाए। इस पे कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ताकत या वो नहीं है। वो एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स के मैटर्स को देखेंगे। उनकी एक्सटेंशन की बात इसलिए हो रही है कि देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त एक तो रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे सही, कोई नया ओहदा नहीं क्रिएट हुआ, कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिस तरह बिपिन रावत को बना दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जाहिद महमूद साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं हुआ था, अभी बुनियानुम मरसूस जो है वो नाम किसी ने नहीं सुना था, अभी ये कुछ नहीं हुआ था। उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम में ये बात कह चुके थे, आपने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें अब शायद सियासी लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिसने इस बात को पाकिस्तान के मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर फ्लोट किया था। डू यू थिंक दिस इज़ द टाइम कि ये काम कर लिया जाए? देखिए ईसा साहब, मैं बिल्कुल नकवी साहब इस चीज़ का बिल्कुल मैं चैंपियन करता हूं इसी चीज को कि देखिए वॉर जो है जी, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी। ये कोई अलग चीज नहीं है कि किसी और ने लड़नी है। वॉर लड़नी है पॉलिटिशियंस ने। मेरी एज अ पाकिस्तानी ये ख्वाहिश जरूर होगी कि मेरी डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत हो कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। पावर में तो हम सारे आना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, माजरत के साथ हम अपने अपने टाइम पे फिर वो भूल जाते हैं, फिर हम कहीं और चले जाते हैं। अभी जो शायद भाई की खूबसूरत बात ये लगती है कि इनके अंदर का पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत है। कभी कभी मजबूरी में कुछ चीजें ये रोक लेते हैं, बोलना बहुत चाहते हैं। मैं इनसे मिला, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ।
कहने का मकसद ये कि जी पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है, अंदर का पाकिस्तान बाहर निकाल दें सारे। उसको जरूरी एक वन पॉइंट एजेंडा, डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको जरूरत ही ना पड़े। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहाँ होगा जी? आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, कोई एस्टेब्लिशमेंट को लेट एस्टेब्लिशमेंट स्टे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। कल आपके नीचे थी, आज इनके नीचे है, उसको अपनी जगह पे रहने दें। अपनी पॉलिटिक्स देखिए, डेमोक्रेसी में ये खूबी है कि स्पेस क्रिएट कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकती है। आज ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है जी। चले बलोचिस्तान पे तो शायद भाई ने कह दिया जी वहां पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ठीक नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तो ठीक हो गई है ना, वहां तो बैठे हुए हैं आप, पावर में, यू आर इन द गवर्नमेंट, यू नीड टू हैव सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। उसको गैल्वेनाइज करें ना आप। हम उसके बगैर जंग कैसे लड़ेंगे? और ये कहना कि ये जंग बलोचिस्तान वाली अलग है, यस खैबर पख्तूनख्वा में वो हमारा तर्ज हयात बदलना चाहते हैं, एक शरेड आइडियोलॉजी लेके आए हुए हैं और वहां पे जरा इंसर्जेंसी के करीब की ज्यादा चीजें, इस पे कोई शक नहीं। बट ओवरऑल हु इज द विक्टिम? पाकिस्तान। तो डेमोक्रेटिक लीडर जो है एक सुपीरियर जो पॉलिटिकल लीडर्स है सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर लगाए, बैठे ना डिसीजन करें, नोबडी विल स्टॉप दैट। सही। अपने 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 हिस्से की शम्मा जलाएं। इस वक्त ये न कहें कि फलां ने ये करना है, फलां ने ये करना है, वी आर ऑल इन पावर। और नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द इंस्टीट्यूशन एंड नो इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन द स्टेट। नो पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर इज बिगर देन, शुड नॉट बी बिगर देन द पार्टी। और कोई पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं होगी। ये अगर चीजें हो जाएंगी तो पाकिस्तान खुद ब खुद खूबसूरत जी। हो जाएगा। ना कोई ओहदा, ना कोई तो ओहदा, ना कोई सियासतदान पाकिस्तान से, इस रियासत से बढ़कर तो कोई नहीं। जाहिर है कि इंडिविजुअल्स आते हैं चले जाते हैं, टाइटल्स आते हैं चले जाते हैं।